नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व किया था 55 क्वेश्चन को। पार्ट बी को आज सॉल्व करेंगे। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन जो लेवल 7 से लेवल 6 का है, नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा आयोजित किया गया था 10 फरवरी 2024 को। तो हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया था 55 क्वेश्चन। हम चलते हैं पार्ट बी के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56। Rule 3C of Railway Service Conduct is related to नियम 3 का रेलवे सेवा आचरण नियम से संबंधित है। ए, कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न। बी, सरकारी आवास को सबलेट करने के लिए। सी, उपहार स्वीकृति, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, इंग्लिश में सबलेटिंग ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन। सी इज एक्सेप्टिंग गिफ्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय। यही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, द ऑफिसर डिजिग्नेटेड बाय पब्लिक अथॉरिटी इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ ऑफिसेज अंडर इट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन to the citizen requesting for information under act is known as a FAACIC, PIO और APIO। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि सरकारी एक अधिकारी को सिटीजन्स द्वारा सूचना के लिए आवेदन करने वालों को सूचित करने के लिए कौन सा होता है, FAACIC और PIO और APIO। तो यहाँ ऑप्शन सी PIO होगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि PIO ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि CGA to the dependents of the railway servant who are medically categorized with less than 30 years of qualifying service of the precedent benefits are treated as a priority 1 case, priority 2 case, priority 4 case, priority 3 cases। ठीक है, तो ऑप्शन के साथ हिंदी को पढ़ लेते हैं कि कौन सा CGA यानी कि कंपसनेट अपॉइंटमेंट ग्राउंड जो अपॉइंटमेंट होती है वो लाभ होता है जो 30 वर्ष से कम पेंशनरी लाभ से मेडिकल डिकेटेगराइज होते हैं। प्राथमिकता का केस नंबर 1, प्राथमिकता केस नंबर 2, प्राथमिकता केस नंबर 4 और प्राथमिकता केस नंबर 3। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगर 30 साल से ज्यादा की है तो उसकी प्राथमिकता नंबर 4 हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि प्रायोरिटी नंबर 1 और 2 किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 59 है, जब एक रेलवे कर्मचारी को प्रशासनात्मक निलंबन के तहत रखा जाता है लेकिन केवल एक सालाना जुर्म लगता है, यानी कि कम ये होता है, तो निलंबन की अवधि कैसी होती है, डाइस, नॉन या फिर नॉन ड्यूटी, ड्यूटी, और इनमें से कोई नहीं। When a railway servant placed under suspension but only a minor penalty is imposed, the treatment of the suspension period is as a duty। तो ये सही स्टेटमेंट ही है पूरा का पूरा, तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ गए हैं, ओपन मार्केट के माध्यम से ट्रैक मेंटेनर के पद के लिए नियुक्ति के लिए किस प्रकार की चिकित्सा मानक आवश्यक है, B1, B2, C1 और इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज ट्रैक मेंटेनर थ्रू ओपन मार्केट। तो ऑप्शन ए जो है B1 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है, EWS आरक्षण किसी भी सीधे भर्ती के लिए किस तिथि के बाद प्रभावी होगा। जैसे कि आपको पता है कि आरबी नंबर 21/2019 के हिसाब से 1 फरवरी 2019 को प्रभावी होगा। EWS reservation will be effective in respect of all direct recruitment vacancies to be notification or after 1 February 2019, जो ऑप्शन बी में है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा व्यक्ति वेतन भुगतान अधिनियम के तहत सुरक्षा के अधीन नहीं आने वाला वेतन कमाने वाला माना जाता है? ऑप्शन ए है पूर्ण समय में काम कर रहे स्थायी रेलवे कर्मचारी। बी है अस्थायी काम के लिए नियुक्त संविधान से चुने हुए कर्मचारी। सी है प्रतिदिन किराए के आधार पर किए जाने वाला कैजुअल श्रमिक। और एक मासिक वेतन 25,000 रुपये से अधिक लेने वाला अधिकारी। Who is not considered as a wage earner entitled to protection under the payment of wages act. द पेमेंट वेजेस एक्ट 1936 के अनुसार ऑप्शन को देख लेते हैं। ये परमानेंट रेलवे सर्वेंट वर्किंग फुल टाइम, ए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज इंगेज फॉर टेम्पररी वर्क, सी है ए कैजुअल लेबर हायर्ड ऑन डेली बेसिस, एंड डी इज एन ऑफिसर ड्रॉइंग ए मंथली सैलरी एक्सीडिंग रुपीज 25,000। तो ऑप्शन जो डी है ना, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी इसके अंदर प्रोटेक्शन उनको नहीं मिलेगा। अगर ये 24,000 रुपये से कम होता या 24,000 रुपये भी होता तो मिलता। इस एक्ट का अंदर जो लिखा है कि एक्ट अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉयड पीपल ऑफ इंडिया हुज वेजेस डज नॉट एक्सीडेड 2,000 24,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट के हिसाब से ये रॉन्ग है, जो प्रोटेक्शन में नहीं आता है। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है, एससी उम्मीदवारों के लिए सुरक्षा श्रेणी के चयन के लिए मार्गदर्शिका में अंकों का पारित्य क्या है? What is the passing percentage of mark for AC candidate in safety category selection? तो सेफ्टी कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर ऐसा है कि किसी प्रकार की वो नहीं है, रिलैक्सेशन नहीं है। इस हिसाब से यहाँ पे 50% मार्क के बजाय 60% को क्वालिफाइंग रखा जाएगा, और वो ऑप्शन सी बी के अंदर जो हमारा आंसर है वही इसका सही आंसर होगा। Question number 64. Payment of Wages Act allows deduction from wages for A. Income tax and other statutory dues. B. Loans taken from authorized institutions. C. Fine for disciplinary offences. And D. All of the above. वेतन अधिनियम की अनुमतियों में से कौन कौन सी हैं, मतलब कौन सी कटौती होंगी? आयकर और अन्य विधिक योग्यताएं, प्राधिकृत संस्थानों से ली गई ऋण, ऐसी आपातकालीन अपराधों के लिए जुर्माना और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेतन भुगतान अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नहीं है? रेलवे कर्मचारी को समय पर और सटीक भुगतान सुनिश्चित करना। बी है वेतन की भुगतान अधिनियम के अधीन वेतन अर्थी के अधिकार और कल्याण की रक्षा करना। सी है भारतीय रेलवे में वेतन अर्थियों के अधिकार और कल्याण की रक्षा करना, और उपयुक्त में से कोई नहीं। Which of the following is not a key objective of Payment Wages Act? Ensuring timely and accurate payment of wages of railway employee, protecting the rights and welfare of wages earner under the Payment of Wages Act. C है promoting financial discipline and accountability within the railway, and D is none of these. तो ऑप्शन सी जो है ना, ये मतलब ये उद्देश्य नहीं है, क्योंकि केवल रेलवे के लिए थोड़े है, ये तो ऑल इंडिया में जितने भी अ, इसके अंदर आते हैं एलिजिबिलिटी को पूरा करते हुए, उन सब के लिए लागू होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक्चुअली यूँ भी कह सकते हैं कि प्रिवेंट डिलेज, प्रिवेंट डिडक्शन,
prohibits improper deduction, state of wages period, and ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन कौन से अग्रिम रेलवे कर्मचारियों के लिए संविधान हैं? Which types of advances is not permissible for railway employees? ए है फेस्टिवल एडवांस, यानी कि त्योहारी अग्रिम। बी है हाउस बिल्डिंग एडवांस, जो कि मिलता है घर बनाने के लिए अग्रिम। सी है मेडिकल एडवांसेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ एंड डिपेंडेंट, स्वयं और अपने निर्भर लोगों के उपचार के लिए चिकित्सा अग्रिम। और डी है एडवांसेस फॉर परचेज ऑफ पर्सनल आइटम लाइक फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें ऐसा है कि आरबी नंबर 147/2016, 147/2060 के अंदर जो है एबोलिशन किया गया है किसका? फेस्टिवल एडवांस का। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ठीक है, फेस्टिवल एडवांस का। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 67 पे। बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि भाई क्वेश्चन पेपर जो हिंदी में है उसको इंग्लिश में सॉल्व करें। पॉसिबल नहीं है हिंदी इंग्लिश दोनों को एक साथ करना, क्योंकि और भी पढ़ने में जो नहीं आ रहा है वो पढ़ने के लिए मुश्किल है। तो अभी हमने काफ़ी इसकी लाइट्स बढ़ा दी है, और देखते हैं आपको शायद समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि डज रेलवे परमिट्स एम्प्लॉय टू अवेल मल्टीपल एडवांसेस साइमल्टेनियसली? क्या रेलवे कर्मचारी को एक साथ कई अग्रिमों का उपयोग करने की अनुमति देती है? तो हाँ, कुछ निर्देशों के आधार पर अग्रिमों के प्रकार और कुल राशि की सीमा पर कुछ प्रतिबंधों के साथ। ऑप्शन ए। बी नहीं, केवल एक अग्रिम ही एक समय में अनुमत है। सी यह कर्मचारी की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। डी यह कर्मचारी की चिकित्सीय स्थिति पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन ए जो है कि हाँ, कुछ कंडीशन के साथ जो प्रतिबंध हैं उनके साथ अवेल करने की देता है ऑप्शन। ठीक है, अब ये एक फाइनेंशियल मैटर है, तो इंडियन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस जो है उसके अंदर भी इसका जिक्र किया गया है। और आईआरएम वॉल्यूम 1 के चैप्टर 11 के अंदर जो एडवांसेस हैं उसके अंदर भी ये कहा गया है कि ग्रांट ऑफ वेरियस एडवांसेस एंड विड्रॉल परमिसेबल टू द रेलवे एम्प्लॉय फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 68 पे आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू दैट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हॉस्टल सब्सिडी और सी यानी कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस को समय के साथ दावा किया जा सकता है। बी यदि जीवन संगी दोनों उपनिवेशी शैक्षणिक संस्थान में कम से कम, सॉरी, क्वेश्चन का स्टेट का ऑप्शन बी है, यदि जीवन संगी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो उन दोनों को सी और हॉस्टल सब्सिडी के तहत पुनर्प्राप्ति की सुविधा है। सी है हॉस्टल सब्सिडी उन बच्चों के लिए लागू है जो उपनिवेशी शैक्षणिक संस्थानों में कम से कम 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। और डी है सभी। तो पहले नज़र में आपको लगेगा कि सब सही है। इसको इंग्लिश में हम पढ़ लेते हैं। हॉस्टल सब्सिडी एंड चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस कैन बी क्लेम्ड कॉनकरेंटली, सॉरी, कॉनकरेंटली, ठीक है, साथ साथ, इन केस both the spouse are government servant, both of them can avail reimbursement under CN hostel subsidy। ये wrong है। ठीक है, hostel subsidy is applicable if child is studying in residential educational institute located at least 40 kilometers away from the residence। तो 50 किलोमीटर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है केवल यही सही है कि हॉस्टल सब्सिडी और चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस का दावा जो है एक साथ किया जा सकता है, एक साथ क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को देख लेते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन अपॉन आइडेंटिफाइंग सरप्लस स्टाफ एज पर द सर्कुलर?
ऑप्शन ए है इशूइंग टर्मिनेशन नोटिस, बी ऑफरिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, सी इनिशिएटिंग रिट्रेनिंग प्रोग्राम, एंड डी इज अटेम्प्टिंग absorption into suitable vacancies। तो जो मुझे लगता है जो 2002 का 2002 मेरे ख्याल से सर्कुलर है 206 मेरे ख्याल से है, ठीक है, ये 2000 ही होगा में जो पब्लिश किया गया था उसके अनुसार जो है ऑप्शन डी अटेम्प्टिंग एब्सॉर्ब इन सुटेबल वैकेंसीज पहले कर लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है सारी प्रक्रियाएं होंगी, 5-6 स्टेप है इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन डी पहले कर लेना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी आप बताएं, मुझे इस पे भी कंफ्यूजन है थोड़ा। देखिए मैं एक छोटा विद्यार्थी हूँ एस्टेब्लिशमेंट का, मुझे ज़्यादा पता नहीं होता है, तो आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि एनपीएस के तहत पीएफएम क्या है। तो ये एक्चुअली पेंशन फंड मैनेजर्स होते हैं, जो ऑप्शन पेंशन फंड मैनेजर्स जो ऑप्शन डी के अंदर है, ठीक है, यही इसका सही आंसर है। आरडीएसओ के शब्द में एस का क्या मतलब है? आरडीएसओ इज ए रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्टैंडर्ड को हिंदी में मानक कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, ये सही है। कोर्ट भाषा में एसएलपी का क्या अर्थ है? एसएलपी जो होता है स्पेशल लीव पिटिशन होता है, और इसका स्पेशल लीव पिटिशन स्पेशल सप्लीमेंट्री हो गया, स्पेशल लीव पिटिशन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई जी थे, इन्होंने बजट भी पेश किया था। रेलवे बोर्ड की सबसे पुरानी संस्करण किस समिति की रिपोर्ट की सिफारिश पर बनाई गई थी? तो ये एक्चुअली क्या है, थॉमस रॉबर्टसन कमेटी के आधार पर बनाया गया था। एक संथानम कमेटी जो है वो करप्शन से रिलेटेड है, जिसको लाल बहादुर शास्त्री ने 1962 में बनाया था। अब आपको बताना है कि एकवर्थ कमेटी क्या है। चलिए, वन साइडेड कम्युनिकेशन नहीं रखते हैं, बहुत साइडेड रखते हैं, फिर देखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे जिस मास्टर स्टूडेंट की बात मैंने की थी, आप लोगों ने बहुत सारे ने कमेंट किया हुआ, जिसमें राजीव जी भी हैं और दूसरे और भी लोग हैं, ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 74 को, ये 74 तो हमने कंप्लीट कर दिया। 75 को करते हैं। इन विच कैटेगरी ऑफ रेलवे सर्वेंट नो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज डन। तो ग्रुप बी में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 का बी इज द राइट आंसर। एक एक बात यहाँ पे हम बता सकते हैं आपको। कहाँ गया क्वेश्चन? ये जो थॉमस रॉबर्टसन कमेटी थी, जिसके मतलब उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट 1903 में दी थी, इसमें एक मुख्य आयुक्त और 3 सदस्यीय बोर्ड रेलवे बोर्ड की स्थापना की थी। वर्तमान में एक मुक्त समझिए कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन रेलवे बोर्ड है, और उसके साथ 4 सदस्यीय हमारा रेलवे बोर्ड है अभी। तो काफ़ी समानता है। तो ये मैं एक बताना चाहता था। क्वेश्चन नंबर हम आगे हैं 76 पे। 76 कहता है कि इरिसेट कहाँ स्थित है। तो पहले इरिसेट को ये समझ लेना पड़ेगा कि इरिसेट इज इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो सिकंदराबाद में स्थित है, जिसकी स्थापना 1957 में टेक्निकल स्कूल के रूप में की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है सिकंदराबाद, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम आगे हैं 77 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रिगार्ड टू मेक इनिशियल अपॉइंटमेंट टू नॉन गजटेड पोस्ट। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, संबंधित है? जूनियर स्केल स्तर 1 के पदों के लिए पूर्ण शक्तियों के साथ। बी है, एक्चुअली इसका इंग्लिश पढ़ लेते हैं।
कि कौन सा स्टेटमेंट इनिशियल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है जो गलत है। जूनियर स्केल फुल पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोस्ट अप टू लेवल 1। ठीक है। जूनियर स्केल फुल पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिजन इन लेवल 2 ऑफ 7 CBC। सीनियर स्केल ऑफिसर जो फुल पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोस्ट अप टू लेवल 6 है, और डी इज नन ऑफ दिस। तो जो मुझे समझ में आता है वो ऑप्शन बी होगा। जूनियर स्किल जो है लेवल 1 तक के लिए होते हैं। सीनियर स्किल लेवल 6 तक के लिए होते हैं, अप टू लेवल 6, यानी कि लेवल 6 तो जेएजी करते हैं। तो ऑप्शन मुझे लगता है, या मुझे जो आंसर अगर मुझे देना हो तो लेवल 2 वाला देंगे, जो ऑप्शन बी में है कि भाई लेवल 2 के आर्टिजन का नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 78 है, रीअपॉइंटमेंट अंडर डीए रूल कैन बी कंसीडर इन टर्म ऑफ द रूल। रूल जो है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि 502 आईआरएसी वॉल्यूम 1, 402 आईआरएसी वॉल्यूम 1, 302 आईआरएसी वॉल्यूम 1 एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो रीअपॉइंटमेंट की बात कही गई है या फ्रेश अपॉइंटमेंट की 402 में कही गई है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, ओके, नो इशू। क्वेश्चन नंबर जो 79 से 91 है, स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये बताना है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। 79 टू 91। चलिए, क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि there is no compassionate ground appointment CGA in SSC grade level 7. CGA in rare cases in SSC can be considered by SSG level committee in HQ nominated by GM. तो देर इज नो compassionate ग्राउंड अपॉइंटमेंट CGA into SSC ग्रेड, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भाई कोई तो आधार होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, तो 101 बाई 22 जो है आरबी नंबर, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि वाइल गिविंग सीजीए टू द वार्ड ऑफ रेलवे सर्वेंट अपर एज लिमिट कैन बी रिलैक्स्ड। तो ठीक है, सही है। इलेक्टेड विडो कैन बी अपॉइंटेड ओनली अप टू लेवल 2 पोस्ट। तो लेवल 2 पोस्ट में नहीं किया जाएगा, उनको लेवल 1 में ही किया जाएगा, क्योंकि इलिटरेट है तो वो एग्ज़ाम नहीं देंगे, तो ग्रुप डी में ही उनको, मतलब ग्रुप डी वर्ड नहीं है। मैं इसके लिए ये करता हूँ। ठीक है, 2000 मतलब 19-20 के दौरान जो है ये ग्रुप डी वर्ड को डिलीट कर दिया गया है रेलवे से। दैट मीन्स कि यहाँ ऑप्शन ए जो है वो केवल अप्लाई होगा, जो कि सही है। 81 को देख लेते हैं कि विवाहित बेटियां कमिश्नर ग्राउंड पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं। सही है। तलाकशुदा बेटियां कमिश्नर ग्राउंड के लिए भी पात्र, तो ये दोनों ही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैरिड daughters are eligible to be appointed on compassionate ground appointment, and divorced daughter are eligible to be appointed on compassionate ground. So both are correct. Okay. Question number 82. No selection can be cancelled after declaration of result, even if there is procedural irregularities. No notice needed. No notice needs to be given to the candidate who have been declared selected. देखिए, ये सही है स्टेटमेंट ओनली, ये कि नो सिलेक्शन कैन बी कैंसिल्ड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इवन इफ देयर इज अ प्रोसीजर।
लेकिन कई दफ़ा किसी परिस्थिति में इसको रिजल्ट को अगर घोषित की गए रिजल्ट को कैंसिल किया जाता है, तो इसकी नोटिस जो है ना वो एम्प्लॉय को देना बनता है, क्योंकि आरबी नंबर 192/2019 और मास्टर सर्कुलर 31 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, यहाँ पे 192/2019। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है, लिखित परीक्षा के लिए पत्नी विधवा को अधिकतम 3 अवसर दिए जा सकते हैं। तो ये पहला गलत है, क्योंकि 4 अवसर देने का प्रावधान है। ठीक है, और 81/2000 बाय, ठीक है, इसके तहत ये है। 3 अवसर के लिए डीआरएम व्यक्तिगत स्वीकृति की आवश्यकता है। तो थर्ड चांस जो है वो जीएम, और फोर्थ चांस जो ये है वो ये होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। क्या हम इस क्वेश्चन के लिए गलत ये कर रहे हैं? यहाँ पे जो है कि करेक्ट हमको देना है, तो करेक्ट दोनों नहीं है। इस हिसाब से ऑप्शन डी हमारा होना चाहिए कि कोई भी सही नहीं है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। इसको हम सही करते हैं, तो मेरा आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, second chance to ward and a widow should be given with the approval of competent authority, IG, DRM, HOD, and CWM, as the case may be. However, third chance of the ward and widow and the fourth chance of the widow and wife is required personal approval of GM as per RB number 81/2018। तो यही सही आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 84 को देख लेते हैं। To order deduction from gratuity of non-gazetted staff on account of government dues, JAG, SSG, SS or JS is competent authority. Financial waiting is not necessary. तो फाइनेंस कंकरेंस जो है वेटिंग इज नेसेसरी है। ठीक है, इस हिसाब से द्वितीय मानक की आवश्यकता नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और ये सही होगा, इसलिए सही होगा कि जो चीज़ ये सही है, मतलब एसओपी के हिसाब से आप समझे ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है कि भाई टू ऑक्यूपाई क्वार्टर ऑन ज्वाइंट ऑक्यूपेशन occupation by non-gazetted employee as per extent rule or orders, this SS is competent and account concurrence is not necessary। अकाउंट कवरेज इज नेसेसरी ऐसा लिखा है। अकाउंट कवरेज ये यहाँ पे खाता सहमति की आवश्यक है गजटेड कर्मचारियों द्वारा संयुक्त अधिग्रहण के लिए अक्का में निवास के लिए जेजी और एसएस प्राधिकृत है। तो ये तो बराबर है, और सहमति आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द रॉन्ग। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अकाउंट कवरेज इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 पे आ गए हैं। RTI Act provides that the first appellant authority should dispose of the appeal within 30 days of the receipt of the appeal appeal। ठीक है, तो ये सही है। In exceptional cases, if it is not possible to dispose of the appeal within 30 days,
इट डिस्पोजल शुड नॉट टेक मोर देन 40 days। तो ये रॉन्ग है, 40 days नहीं 45 days का जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो मैं एक बार फिर से एक स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ कि आरटीआई एक्ट provides that the first appellant authority should dispose of the appeal within 30 days of the receipt of the appeal under section 19C। ये जो है 19C है, उसके तहत ये स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, सॉरी यार जम नहीं रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 को देख लेते हैं। अंडर आरटीआई एक्ट, a person making request for the information shall be provided the information at half of cost where a public authority fails to comply with the time limits। आरटीआई एक्ट के तहत जो व्यक्ति सूचना के लिए अनुरोध कर रहा है, उससे यदि समय सीमाओं का पालन नहीं करता है तो जानकारी की आधी लागत में प्रदान की जानी चाहिए। ऑप्शन बी है, जो व्यक्ति गरीबी रेखा से कम है यानी कि नीचे है, तो उसे जानकारी मुफ्त में प्रदान की जा सकती है। तो ऑप्शन बी सही है, लेकिन ए का एक क्लॉज है इसके अंदर कि भाई अगर अंडर आरटीआई एक्ट ए पर्सन मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन शैल बी प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन एट फ्री ऑफ चार्ज where a public authority fails to comply within the time limits। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो केवल सही होगा, क्योंकि ये आधी लागत के बजाय फ्री ऑफ कॉस्ट हमको इंफॉर्मेशन देनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88। ओके, रेलवे कर्मचारी जो रेलवे सेंटर्स को रक्तदान के लिए स्वेच्छा स्वराज दे रहे हैं को विशेष संधारित अवकाश प्रदान किया जा सकता है। दूसरा है, सेविंग स्टेनोग्राफर की अभ्यासिता के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने के लिए उपस्थित रहने की अवधि को विशेष अवकाश के रूप में देखा जा सकता है। तो मुझे जो लग रहा है ये दोनों सही हैं। इसके लिए हमें स्टेटमेंट इंग्लिश का जो है वो उसको पढ़ता हूँ आपके लिए। रेलवे सर्वेंट वॉलंटियरिंग टू डोनेट ब्लड टू रेलवे सेंटर्स मे बी ग्रांटेड स्पेशल कैजुअल लीव। दूसरा है, पीरियड ऑफ एब्सेंस ऑफ द सर्विंग स्टेनोग्राफर्स इन अटेंडिंग द एग्जामिनेशन हेल्ड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फॉर द पर्पस of grant of advance increment can be treated as a HCL। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है दोनों बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89 है, डिसाइडिंग अपील्स अंडर द आरटीआई एक्ट इज ए क्वासी जुडिशियल फंक्शन। तो ठीक है, आरटीआई एक्ट के तहत अपील का निर्धारण एक क्वासी न्याय कार्य है, तो ये सही है। ऑप्शन सेकेंड है, अपील प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्णयों के लिए न्याय देने के लिए अधिकारी का तर्क दिया जाना चाहिए। तो ये भी मुझे जो लगता है वो सही है। इसको इंग्लिश में स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ। द ऑर्डर पास्ड बाय द अपीलिएट अथॉरिटी शुड बी स्पीकिंग ऑर्डर गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर द डिसीजन अराइव्ड एट। तो ऑप्शन बी जो है सॉरी सी है, दोनों बोथ ऑफ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ गए हैं हम, क्योंकि 91 तक करेक्ट स्टेटमेंट देना है। वह एक जब ऑप्शन सॉरी स्टेटमेंट नंबर 1, जब एक रेलवे कर्मचारी को जन्म तिथि ज्ञात है लेकिन ये सटीक तारीख नहीं है तो 31 जुलाई को उसकी जन्म तारीख को लिखा जाना चाहिए। ये गलत है। अगर आपको ये है तो 1 जुलाई को उसका माना जाएगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, when a when the railway when the year and month are known but not the exact date, then the 16th of the month shall be treated as the date of birth। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, तो इनमें से कोई नहीं जो है वो सही हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे उस तारीख, उस महीने की 16 तारीख को उसकी जन्म तारीख मानी जाएगी, और यहाँ पे 1 जुलाई को मानी जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गए। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91 पे आगे हैं। 91 कहता है कि रिवाइज डिजिग्नेशन ऑफ गुड्स गार्ड इज गुड्स ट्रेन अटेंडेंट, जो कि गलत है। ठीक है, गुड्स अटेंडेंट की बजाय गुड्स मैनेजर वर्ड इस्तेमाल किया गया है। और स्टेटमेंट नंबर 2 है रिवीजन ऑफ डिजिग्नेटेड डिजिग्नेशन ऑफ गुड्स सॉरी गार्ड हैज बीन डन बाय आरबी नंबर 7 बाय 2022। तो ओनली सेकेंड वाला जो सही है, यानी कि आरबी नंबर जो दिया गया है वो सही है। इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। ये एक डीप क्वेश्चन है मुझे ऐसा लगता है, फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। द स्काउट प्रोफेंसी बैंडेज स्कीम इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। तो उसका कौन कौन से ग्रुप्स हैं? इंटरेस्ट, परस्यूट, सर्विस एंड इंस्ट्रक्टर। तो इंटरेस्ट वाला जो ग्रुप है वो 11 से 13 साल का है। ये बैच बैच जो भेज जाते हैं। और 13 से जो 15 साल का है मेरे ख्याल से, वो परस्यूट का है। सर्विस और इंस्ट्रक्टर हाई लेवल पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा बी होगा, रुचि, पीछा, सेवा और प्रशिक्षक। ये हिंदी में कुछ जम नहीं रहा है, फिर भी चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि द स्काउट प्रोफेंसी बैच स्कीम्स इंस्ट्रक्टर ग्रुप प्राइमरली एम टू डेवलप विच स्किल अमंग स्काउट्स? लीडरशिप एंड मेंटरिंग, आउटडोर सर्वाइवल टेक्निक्स, एकेडमिक एक्सीलेंस, आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव एबिलिटीज। तो यहाँ पे ऑप्शन स्काउट एंड गाइड का स्पेशली ऑप्शन है ए, जो जो कहता है कि नेतृत्व और मेंटरिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। स्काउट एंड गाइड के कोई विद्यार्थी हैं, तो स्टूडेंट हैं जो फॉलो कर रहे हैं, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कि इफ देर इज ओनली वन पीरियड ऑफ वर्किंग ऑन ए सैटरडे, then the workshop staff can avail A. half day casual leave, B. full day casual leave, C. both depending upon the requirement of the staff, and D is none of these। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि यदि किसी शनिवार को काम करने वाले का केवल एक काल समय है, तो कार्यशाला के कर्मचारियों को कितनी लीव ले सकते हैं? तो अगर एक ही कार्यकाल है तो पूरे दिन के लिए उनको छुट्टी लेनी पड़ेगी। और अगर इसमें 2 पार्ट्स में है, तो आपको मतलब 2 पीरियड्स बोलना चाहिए, तो हाफ डे सीएल ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 पे आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेट अटेंडेंस फॉर ए रेलवे सर्वेंट? ऑप्शन है लेट अटेंडेंस अप टू एन आवर वंस ए मंथ कैन बी condoned by the competent authority. B है डेबिट ऑफ हाफ डे कैजुअल लीव फ्रॉम द एम्प्लॉय अकाउंट्स, एंड C है बोथ, एंड डी इज नो कॉन्सिक्वेंसेज फॉर लेट अटेंडेंस। ठीक है, ऑप्शन को हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से रेलवे कर्मचारी के लेट अटेंडेंस का क्या परिणाम है? 1 महीने में 1 घंटे की देरी को संबंधीय प्राधिकरण द्वारा क्षमा किया जा सकता है। बी है कर्मचारी के खाते में आधे दिन की छुट्टी का लेन देन किया जा सकता है, या दोनों। और लेट अटेंडेंस का कोई परिणाम नहीं होता, तो लेट अटेंडेंस का परिणाम होता है, तो इस हिसाब से डी गलत हो गया। अब हमको इसमें से ऑप्शन को छांटना है। ठीक है, क्योंकि कई दफ़ा हमको पता नहीं होता है। तो हाफ डे कैजुअल लीव शुड बी डेबिटेड टू द कैजुअल लीव अकाउंट ऑफ द रेलवे सर्वेंट कंसर्न ऑफ ईच लेट अटेंडेंस। हर लेट अटेंडेंस के लिए हाफ डे का सीएल ले जा सकता है, यानी कि आधी छुट्टी काटना पड़ेगा उसको। ठीक है, दूसरा है लेट अटेंडेंस अप टू एन आवर ऑन नॉट मोर देन द 2 occasions in a month, however, can be condoned by the competent authority. It is satisfied that if
if it is satisfied that the late attendance is due to unavoidable reasons। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो मुझे सही लग रहा है, जो डेबिट ऑफ हाफ डे कैजुअल लीव फ्रॉम द एम्प्लॉय, यही है। क्योंकि अगर हम वंस इन ए मंथ करते हैं तो इसको 2 टाइम्स वो कोंडोन कर सकते हैं, ठीक है, माफ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। 96 है, in what time frame should cases that cannot be settled during pension adalat be finalized according to master circular number 63? Option A within 1 month, B within 2 months, C is within 3 months and D is 6 month। तो यहाँ पे मास्टर सर्कुलर 63 के हिसाब से जो पेंशन अदालत से रिलेटेड है, सी सही होगा, 3 months। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेंशन अदालत? तो ऑप्शन है टू डिस्कस एंड रिजॉल्व पॉलिसी मैटर रिलेटेड टू पेंशन एंड लीगल पॉइंट्स लाइक सक्सेशन। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है क्योंकि हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। बी है टू एड्रेस स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस ऑफ इंडिविजुअल पेंशनर और देयर फैमिलीज मेंबर्स। तो हमारा ये कहना है कि ये सही है। तो इस हिसाब से खत्म हो जाता है मामला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 98 पे आ गए हैं, नाइट ड्यूटी अलाउंस कैन बी। तो ऑप्शन ए है गिव टू बोथ गजटेड एंड नॉन गजटेड एम्प्लॉय, जो कि गलत है। नॉन गजटेड और गजटेड एम्प्लॉय को नहीं दिया जा सकता, केवल नॉन गजटेड को दिया जा सकता है। दूसरा है अधिकतम मौलिक वेतन 53,100 रुपये। तो ये क्या है, 43,600 रुपये का एक फाउंडेशन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पे स्तर लेवल 9 लिखा है, जो कि ये भी गलत है। लेवल 7 तक ही हमको परमिशन है अगर उसको एमएससीबी मिला है, ठीक है। लेवल 8 मान सकते हैं अगर एमएससीबी मिला हो, क्योंकि एनडीए में भी ग्रांटेड टू ऑल एलिजिबल नॉन गजटेड एम्प्लॉय रेलवे अप टू लेवल 7 एंड रुपीज 43,600 रुपीज। तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 99 को देख लेते हैं कि बजट में पेश किए गए मानव गलतियों द्वारा हादसा को रोकने के लिए एक स्वयं संचालित सुरक्षा प्रणाली, ट्रेन संघर्ष टालने वाली प्रणाली को क्या कहा जाता है? तेजस, लक्ष्मण, कवच और पराक्रम। An autonomous safety system, train collision avoidance system to prevent accident causes by human errors introduced in budget is called a कवच। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। चलिए डायरेक्ट स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एचआरएमएस मॉड्यूल? तो एचआरएमएस मॉड्यूल में जो है डीआर का अभी तक नहीं किया गया है एंट्री। तो ईएसएस जो है वो इम्प्लाई सेल्फ सर्विस मॉड्यूल है, ऑफिस ऑर्डर है और ट्रांसफर तो है ही पहले से। तो हमने इस पेपर को सॉल्व किया। इस पेपर के साथ हिंदी का एक पार्ट है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। हिंदी के ये 10 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया जाए जो राजभाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 101 है, संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ था? तो ये 14 सितंबर 1949 को पारित किया गया था, जो यही सही है इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 है, राजभाषा अधिनियम 1963 का पारित हुआ था? तो 10 मई 1963 को पारित हुआ था और संशोधन जो है वो 1967 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 103 है, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो इंग्लिश है। किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो बिहार और तेलंगाना में किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 है, फिलहाल संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो 22 भाषाएं सम्मिलित हैं।
क्वेश्चन नंबर 107 है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो बीजी खैर हैं, बाल गंगाधर खैर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 है, कच्छ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो बिहार और झारखंड दोनों ही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों, सॉरी डी ऑप्शन, दोनों। क्वेश्चन नंबर 109 पे हम आ गए हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है, तो प्रबोध स्टार्ट होता है। ठीक है। और प्राज्ञा तक जाते हैं। अभी हाल में हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आरंभ किए गए नए पाठ्यक्रम का क्या नाम है, तो ये है पारंगत, जो ऑप्शन डी में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस पेपर के अंत तक आए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप सीरियस हैं अपने एग्ज़ाम के प्रति, इसलिए आपने सुना है इतना मुझे। तो धन्यवाद आपका, और इसी तरह तैयारी करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आई होप कि आप जो है अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। थैंक यू।